नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th इतिहास के तीसरे चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवाद से संबंधित टोटल 70 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, इतिहास के तीसरे चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवाद से संबंधित यह हमारा पार्ट 1 वाला वीडियो है, जिसमें हमने टोटल 70 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न शामिल किया है। अगर दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आप लोगों के 70 जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल है, हिंद चीन देशों से अभिप्राय किस क्षेत्र से है। आप लोगों से पूछा गया है कि हिंद चीन देशों से अभिप्राय किस क्षेत्र से है। भारतीय उपमहाद्वीप से, यूरोप का दक्षिणी भाग से, दक्षिण पूर्व एशिया का प्रायद्वीपीय क्षेत्र से या फिर मध्य एशिया से। हिंद चीन देशों का अभिप्राय किस क्षेत्र से है आप लोग बताएंगे। तो बाबू यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर होगा दक्षिण पूर्व एशिया के प्रायद्वीपीय क्षेत्र से। जो हिंद चीन देश है हमारा वो बाबू दक्षिण से लेकर पूर्व एशिया तक फैला हुआ है। और यह क्षेत्र कैसा है, यह क्षेत्र प्रायद्वीपीय है। प्रायद्वीपीय उसे कहा जाता है जो तीनों ओर समुद्र से घिरा हो। जो भी भूमि, जो भी स्थल, जो भी जमीन का टुकड़ा तीनों ओर समुद्र से घिरा होता है उसी को प्रायद्वीपीय कहा जाता है। और जो जमीन का टुकड़ा चारों ओर जमीन से घिरा रहता है उसे द्वीप कहा जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा हिंद चीन है बाबू वो तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हिंद चीन का जो क्षेत्र है वो कैसा है, वो बाबू प्रायद्वीपीय है। और यह क्षेत्र कहां से कहां तक फैला हुआ है, यह क्षेत्र दक्षिण से लेकर पूर्व एशिया तक फैला हुआ है। हिंद चीन जो बाबू क्षेत्र है हमारा वो एशिया में ही है, एशिया महादेश में ही है। तो सही आंसर हमारा पहला का होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्व एशिया का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया के प्रायद्वीपीय क्षेत्र से ही हिंद चीन देशों का अभिप्राय है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर कोई आपसे पूछे कि हिंद चीन देशों के अंतर्गत, हिंद चीन क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, तो आप लोग बताना वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। बाबू, हिंद चीन क्षेत्र के अंतर्गत वियतनाम, लाओस और कंबोडिया जैसे देश ही आते हैं। अर्थात आप समझ सकते हैं दोस्तों कि हिंद चीन क्षेत्र का निर्माण वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के संयोजन से ही हुआ है। तो आप लोग बाबू बताइएगा कि हिंद चीन जो आप लोगों का क्षेत्र है, हिंद चीन जो क्षेत्र है वो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम से मिलकर बना है, इसलिए इस क्षेत्र में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया जैसे देश ही आएंगे। तो आप लोग बताइएगा, ठीक है, अगर प्रश्न आ जाए ऐसा। तो अगला जो प्रश्न है 2 नंबर, इसमें कहा गया है वर्तमान समय में हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आ ही चुका है, देख सकते हैं आप लोग। पूछा गया है कि वर्तमान समय में यानी कि आज के समय में हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि हिंद चीन क्षेत्र में आने वाले जो देश हैं वो है क्रमशः वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। बाबू, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया ही मिलकर हिंद चीन क्षेत्र का निर्माण करते हैं। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया देश ही हिंद चीन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हिंद चीन क्षेत्र के जो मुख्य देश हैं वो क्रमशः वियतनाम, लाओस और कंबोडिया है। अगला जो प्रश्न है 3 नंबर, इसमें कहा गया है
हिंद चीन क्षेत्र की उत्तरी सीमा किससे लगती है, यानी कि किससे स्पर्श होती है। हिंद चीन क्षेत्र की जो उत्तरी सीमा है वो किसे स्पर्श करती है, भारत एवं नेपाल को, म्यांमार एवं चीन को, बांग्लादेश एवं भूटान को, या फिर रूस एवं काजाकिस्तान को। तो यहाँ पर 3 का हमारा सही आंसर होगा म्यांमार एवं चीन को। बाबू हिंद चीन क्षेत्र की जो उत्तरी सीमा है वो म्यांमार एवं चीन देशों को स्पर्श करती है, उन्हीं से बाबू यह लगती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। हिंद चीन क्षेत्र की उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन देशों से ही सटी हुई है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर में, हिंद चीन क्षेत्र की पश्चिमी सीमा किस देश से जुड़ी है, भारत से, मलेशिया से, म्यांमार से या श्रीलंका से। बाबू हिंद चीन क्षेत्र की जो पश्चिमी सीमा है वो म्यांमार देश से जुड़ी है। किस देश से, तो म्यांमार। हिंद चीन क्षेत्र की पश्चिमी सीमा में म्यांमार देश के ही क्षेत्र पड़ते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। हिंद चीन क्षेत्र की पश्चिमी सीमा में किस देश के क्षेत्र पड़ते हैं, तो म्यांमार देश के। आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है 5 नंबर, इसमें कहा गया है हिंद चीन क्षेत्र के दक्षिण में कौन सा समुद्र स्थित है। बताएंगे कि हिंद चीन क्षेत्र के दक्षिण भाग में कौन सा समुद्र स्थित है। तो राइट आंसर होगा चीन सागर, यानी कि चीन का सागर। बाबू हिंद चीन क्षेत्र के दक्षिण भाग में दक्षिण दिशा में चीन सागर स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बिल्कुल भी आप लोग नहीं भूलिएगा, ठीक है। हिंद चीन क्षेत्र के चौहदी से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। हिंद चीन क्षेत्र के स्वरूप और उसके चौहदी से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगला प्रश्न है 6 नंबर में, तीसरी शताब्दी में वियतनाम क्षेत्र पर किसका प्रभुत्व था। बाबू मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हिंद चीन क्षेत्र के वियतनाम देश पर, हिंद चीन क्षेत्र के वियतनाम देश पर बाबू शुरू से ही चीन देश का प्रभुत्व था। किसका, तो चीन देश का, याद रखेंगे चीन देश का ही प्रभुत्व था। तो आप लोगों को बताना है कि तीसरी शताब्दी में वियतनाम क्षेत्र पर चीन देश के किस शासक का प्रभुत्व था। शासक का नाम बताना है। यहाँ पर शासक का नाम दिया हुआ है अशोक का, शी हुआंग-टी का, चंद्रगुप्त मौर्य का या फिर बाबर का। बाबू यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और बाबर ये तीनों अपना संबंध भारत से रखते थे, ना कि बाबू चीन से रखते थे। यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा शी हुआंग-टी। कौन होगा, शी हुआंग-टी। याद रखेंगे तीसरी शताब्दी में वियतनाम क्षेत्र पर चीन के शासक शी हुआंग-टी का ही प्रभुत्व था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। जब भी चीन देश में कोई भी शक्तिशाली शासक बनता था तो बाबू वो क्या करता था कि हिंद चीन क्षेत्र के वियतनाम पर अपना कब्जा कर लेता था। चीन देश में जब भी कोई शक्तिशाली राजा बनता था, शक्तिशाली शासक बनता था तो बाबू वो हिंद चीन के वियतनाम क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लेता था, उस पर अपना अधिकार कर लेता था। लेकिन जैसे ही चीन देश पर बाबू शक्तिशाली शासक का प्रभुत्व खत्म होता था, जैसे ही उनका अधिकार खत्म होता था, जैसे ही चीन देश में कोई कमजोर अगर शासक आता था तो उस स्थिति में जो वियतनाम क्षेत्र था वो आजाद हो जाता था। उस पर बिल्कुल भी चीनियों का प्रभुत्व नहीं रहता था, चीनियों का अधिकार बिल्कुल भी नहीं रहता था। आप समझ सकते हैं कि चीन देश में शक्तिशाली शासक के आने से जो वियतनाम क्षेत्र था वो बाबू गुलाम हो जाता था, और जैसे ही चीन देश में कमजोर शासक आता था तो बाबू कमजोर शासक के आते ही जो वियतनाम क्षेत्र था वो स्वतंत्र हो जाता था, यानी कि उस पर बिल्कुल भी चीन के शासक का कोई भी अधिकार नहीं होता था। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अगर तीसरी शताब्दी में वियतनाम क्षेत्र पर चीन के शासक शी हुआंग-टी का अगर प्रभुत्व था, उनका अधिकार था, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह शासक कैसा होगा, यह शासक बहुत ही शक्तिशाली होगा, बहुत ही बाबू यह एक तरीके से पराक्रमी होगा। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अगला सवाल है
हान वंशीय राजा बूती ने किस क्षेत्र पर पुनः अधिकार किया था? बाबू, अगर क्वेश्चन आए कि हान वंश के राजा कौन हैं, तो आप लोग बताइएगा बूती। ठीक है, चीन के हान वंशीय राजा कौन है? प्रश्न आ जाए चीन देश के हान वंश का राजा कौन है, तो आप लोग बूती बताइएगा। प्रश्न में पूछा गया है कि हान वंशीय राजा बूती ने किस क्षेत्र पर पुनः अधिकार किया था? तो मैंने आप लोगों को बताया ना बाबू, देखिए हिंद चीन है ना, हिंद चीन क्षेत्र के वियतनाम देश पर बाबू चीनों का ही कब्जा होता था। ठीक है, चीन ही वहां पर कब्जा किए हुए रहते थे। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे ही चीन में कोई कमजोर शासक आता था, तो बाबू कमजोर शासक के आने के बाद जो वियतनाम क्षेत्र था वो बाबू आज़ाद हो जाता था, वो स्वतंत्र हो जाता था। लेकिन जैसे ही चीन देश में कोई शक्तिशाली शासक आता था, कोई बाबू प्रबल शासक आता था, तो बाबू उसके आते ही जो वियतनाम क्षेत्र था वो पुनः से बाबू चीन के अधीन हो जाता था, वो चीन का गुलाम हो जाता था, चीन का उपनिवेश हो जाता था। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम। कौन सा बाबू? तो वियतनाम। ठीक है, वियतनाम बिल्कुल राइट आंसर होगा। हान वंशीय राजा बूती ने किस क्षेत्र पर पुनः अधिकार किया था? तो वियतनाम क्षेत्र पर। अगला जो सवाल है 8 नंबर, इसमें कहा गया है 15वीं शताब्दी में मिंग वंशीय सम्राट युंगली ने किस क्षेत्र पर अधिकार किया था? यहाँ पर 15वीं शताब्दी में आप लोगों को बताना है। ठीक है, 15वीं शताब्दी में मिंग वंशीय सम्राट युंगली ने किस क्षेत्र पर अधिकार किया था? अगर प्रश्न आ जाए कि 15वीं शताब्दी के मिंग वंशीय सम्राट कौन थे, तो आप लोग युंगली बताइएगा। ठीक है, क्या बताएंगे? युंगली। और यह सम्राट किस देश का शासक था? तो बाबू चीन देश का शासक था। आप लोग इनके नाम से ही जान सकते हैं कि यह शासक किस देश का होगा। ठीक है, युंगली, बुंगली, सिंगली, ये सब जितना आप नाम देख रहे हैं ये सभी नाम चीनियों के ही होते हैं। ठीक है, ये सभी के सभी जो नाम होते हैं वो चीनियों के ही होते हैं, चीन देश के नगरवासियों के ही होते हैं। तो 15वीं शताब्दी में पूछा गया है, 15वीं शताब्दी में मिंग वंशीय सम्राट युंगली ने किस क्षेत्र पर अधिकार किया था? तो बाबू सही आंसर हो जाएगा हमारा तोंगकिन। किस पर? तोंगकिन। तोंगकिन जो क्षेत्र है वो आता है किसके अंतर्गत? वो आता है वियतनाम देश के अंतर्गत। वियतनाम देश में ही बाबू तोंगकिन और अन्नाम क्षेत्र पड़ते हैं, तोंगकिन और अन्नाम प्रांत पड़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, 15वीं शताब्दी में चीन के मिंग वंशीय सम्राट जो युंगली हैं उन्होंने ही वियतनाम के तोंगकिन पर अपना अधिकार किया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 9 नंबर सवाल में कहा गया है 19वीं शताब्दी में वियतनाम क्षेत्र किस शासन के अधीन था? तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा बताएंगे? 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी पूछा गया है बाबू। ठीक है, 19वीं शताब्दी में वियतनाम क्षेत्र पर किस शासन का अधिकार था? तो सही आंसर होगा मंचू शासन। कौन सा शासन? मंचू शासन। ब्रिटिश शासन तो होगा नहीं, क्योंकि ब्रिटिश शासन का संबंध होगा ब्रिटेन से, यानी कि इंग्लैंड से, और चीन तो बिल्कुल भी इंग्लैंड है नहीं। अगर हम बात करें चोल वंश का, तो चोल वंश तो बिल्कुल भी होगा नहीं, क्योंकि चोल वंश संबंध रखता है मुगल वंश से। मौर्य शासन तो बिल्कुल भी होगा नहीं, क्योंकि मौर्य शासन का संबंध होता है किस देश से? तो भारत देश से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया मंचू शासन। बाबू 19वीं शताब्दी में वियतनाम क्षेत्र के मंचू शासन के अधीन था। ठीक है, जो वियतनाम क्षेत्र था हमारा हिंद चीन का, वो किस शासक के अधीन था? किस शासन के अधीन था? तो मंचू शासन के अधीन था। यहाँ पर बाबू देखिए, यहाँ पर शासक का नाम नहीं है बल्कि उसके वंश का नाम है। ठीक है, शासक का नाम नहीं है, किसका नाम है? तो उसके वंश का नाम है। जिस वंश के वो शासक थे उसका बाबू यहाँ पर नाम दिया गया है। यहाँ पर क्या नाम दिया गया है? मंचू शासन। 19वीं शताब्दी में वियतनाम क्षेत्र मंचू शासन के अधीन था। अगला जो सवाल है 20 नंबर, 10 नंबर, इसमें कहा गया है प्राचीन काल में वियतनाम के किन 2 क्षेत्रों पर चीन का प्रभाव था? प्राचीन यानी कि बहुत ही पुरातन काल में, बहुत ही पुराने समय में। ठीक है, बहुत ही पुराने समय में, बहुत ही प्राचीन काल में बाबू वियतनाम के किन 2 क्षेत्रों पर चीन का प्रभाव था, चीन का प्रभुत्व था? तो यहाँ पर बाबू सही आंसर हो जाएगा
तोंगकिन एवं अन्नाम। कौन कौन? तोंगकिन एवं अन्नाम, जो कि वियतनाम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, वियतनाम देश के अंतर्गत आते हैं बाबू। कंबोडिया एवं लाओस वियतनाम देश से अलग हो जाएगा, ठीक है। सयाम एवं मलक्का बाबू ये भी अलग हो जाएंगे। थाईलैंड एवं बर्मा ये भी अलग हो जाएंगे। तो याद रखेंगे आप लोग, प्राचीन काल में वियतनाम के तोंगकिन एवं अन्नाम क्षेत्रों पर ही चीन का प्रभाव था। कब से? तो प्राचीन काल से ही। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है, हिंद चीन क्षेत्र के प्रांत चीन के करद राज्य क्यों कहलाते थे? हिंद चीन क्षेत्र के जो प्रांत है बाबू, कौन कौन प्रांत है? तो तोंगकिन एवं अन्नाम, ठीक है, आपने अभी जाना। हिंद चीन क्षेत्र के वियतनाम देश में आने वाले जो प्रांत तोंगकिन एवं अन्नाम है, वो चीन के करद राज्य क्यों कहलाते थे? क्योंकि बाबू वो चीन के सम्राट के अधीन होते थे। कौन कौन प्रांत? तो तोंगकिन एवं अन्नाम प्रांत, ठीक है। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? वहाँ का शासन चीन के सम्राट के अधीन था। वहाँ का जो शासन व्यवस्था था, तोंगकिन एवं अन्नाम का जो शासन व्यवस्था था, वो चीन के सम्राट के अधीन था, उसी के बाबू अंतर्गत था, उसी के इशारे पर तोंगकिन एवं अन्नाम क्षेत्र चलते थे, ठीक है। उसी के अंतर्गत बाबू सारे जो कार्य व्यवस्था है उसका बाबू पालन होता था। तो देखिए यहाँ पर सी भी सही होगा, और यहाँ पर जो आप ए देख रहे हैं वहाँ चीन की भाषा बोली जाती थी, वो भी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आप लोगों का ए है वो भी बिल्कुल सही होगा। हिंद चीन क्षेत्र के अन्नाम एवं तोंगकिन क्षेत्र में बाबू चीनी भाषा बोली जाती थी, क्योंकि चीन का जो शासक होते थे, चीन का जो शासक होता था वो क्या करता था कि वियतनाम के तोंगकिन एवं अन्नाम क्षेत्र पर अपनी ही संस्कृति जबरदस्ती लागू करता था, अपना ही बाबू सभ्यता वहाँ पर जबरदस्ती लागू करता था, अपना ही शिक्षा वहाँ पर जबरदस्ती लागू करता था, अपनी ही सभ्यता वहाँ पर जबरदस्ती लागू करता था। यानी कि आप समझ सकते हैं बाबू कि चीनियों का अधिकार तोंगकिन एवं अन्नाम पर बलपूर्वक था। किस तरीके से था? तो बलपूर्वक। यहाँ पर अगला ऑप्शन है, वे चीन के लिए कर देते थे। कौन? तो बाबू तोंगकिन एवं अन्नाम में रहने वाले लोग, तोंगकिन एवं अन्नाम में रहने वाले जो लोग थे वो चीन को कर देते थे। अगर कर ना दे तो बाबू चीनी लोग उन्हें बहुत परेशान करते थे, उन्हें बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों से गुजारते थे, ठीक है, जिससे वियतनाम में रहने वाले लोगों का जो जीवन था वो काफ़ी दोस्तों दयनीय हो चुका था, काफ़ी खराब हो चुका था। आप लोग समझते रहेंगे, ठीक है। और जो ऑप्शन नंबर सी है वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। तो 11 का यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला जो प्रश्न है 12 नंबर, इसमें कहा गया है हिंद चीन क्षेत्र के लोग किस धर्म से प्रभावित थे? इस्लाम से, बौद्ध धर्म एवं कन्फ्यूशियस दर्शन से, ईसाई धर्म से, जैन धर्म से। 12 का राइट आंसर बताएंगे बाबू। हिंद चीन क्षेत्र के लोग किस धर्म से प्रभावित हैं? तो सही आंसर होगा बौद्ध धर्म एवं कन्फ्यूशियस दर्शन से। ऑप्शन नंबर बी 12 का बिल्कुल सही आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 13 नंबर सवाल है, लाओस और कंबोडिया पर किस संस्कृति का प्रभाव था? चीनी संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का, अरब संस्कृति का, या फिर ग्रीक संस्कृति का? बाबू लाओस और कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था, याद रखेंगे। लाओस और कंबोडिया, हिंद चीन क्षेत्र के लाओस और कंबोडिया देश पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था, इसलिए बाबू हम लोग कह सकते हैं कि 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि भारतीय संस्कृति होगा। देखिए यहाँ पर हिंद चीन क्षेत्र का जो पहला देश वियतनाम है उस पर बाबू चीन देश का अधिकार था, चीन देश की संस्कृति का वहाँ पर प्रभाव था। अगर हम बात करें हिंद चीन क्षेत्र के लाओस और कंबोडिया देश पर, तो बाबू वहाँ पर भारत देश के संस्कृति का प्रभाव था। तो यहाँ पर देखिए हिंद चीन क्षेत्र के लाओस और कंबोडिया पर भारत देश के
के सभ्यता का भारत देश के संस्कृति का प्रभाव और जो वियतनाम है उस पर चीन क्षेत्र के संस्कृति का प्रभाव होने के कारण ही बाबू वियतनाम, लाओस और कंबोडिया इन तीनों देशों से मिलकर बनने वाले क्षेत्र को हिंद चीन क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंद चीन क्षेत्र कहा जाता है। हिंद से हो जाएगा हमारा हिंदुस्तान और चीन से हो जाएगा चीन देश। आप समझ सकते हैं इस क्षेत्र में आने वाले लाओस और कंबोडिया बाबू थे किसके अंतर्गत? भारतीय संस्कृति के अंतर्गत। और वियतनाम थे, वियतनाम जो देश था वो था चीनी संस्कृति के अंतर्गत। इसलिए इस क्षेत्र को वियतनाम, लाओस और कंबोडिया से मिलकर बनने वाले क्षेत्र को कहा जाता है हिंद चीन क्षेत्र। ठीक है, याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है 14 नंबर, इसमें पूछा गया है चौथी शताब्दी में किस राज्य की स्थापना हुई थी जहां का शासक भारतवंशी था? चोल राज्य, कंबुज राज्य, गुप्त साम्राज्य या फिर मौर्य साम्राज्य? 14 का सही आंसर हमारा होगा कंबुज राज्य। ठीक है, चौथी शताब्दी में बाबू कंबुज राज्य की स्थापना हुई थी जहां का शासक भारतवंशी था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर में, अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अंकोर वाट का मंदिर का जो निर्माण है वो बाबू किसने करवाया था? अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, सूर्यवर्मा द्वितीय ने या पृथ्वीराज चौहान ने? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा बाबू सूर्यवर्मा द्वितीय ने। ठीक है, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाने वाले सूर्यवर्मा द्वितीय थे। तो 15 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर प्रश्न आ जाए कि अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है तो आप लोग कंबोडिया बताइएगा। ठीक है, कंबोडिया देश में ही अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। तो राइट आंसर आप लोगों का कंबोडिया हो जाएगा। ठीक है, अगर स्थान पूछेगा ना अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, अगर स्थान पूछेगा आप लोगों से तो आप लोग कंबोडिया ही बताइएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था तो आप लोग सूर्यवर्मा द्वितीय बताइएगा। ठीक है, इन्होंने ही अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र का अधिकांश भाग किस प्रकार की भौगोलिक संरचना से मिलकर बना है? मरुस्थलीय, घास के मैदानी वाले क्षेत्र से, पहाड़ी और वनीय क्षेत्र से या फिर टुंड्रा क्षेत्र से? हिंद चीन क्षेत्र का जो अधिकांश भूभाग है वो बाबू किस प्रकार की भौगोलिक संरचना से मिलकर बना है, आप लोगों को यही बताना है। तो 16 का सही आंसर होगा पहाड़ी और वन क्षेत्र से। बाबू पहाड़ी और वन क्षेत्र से ही हिंद चीन क्षेत्र का निर्माण हुआ है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर में, हिंद चीन क्षेत्र के लोगों ने अपनी कौन सी विशेष पहचान विकसित की थी? स्वतंत्र शासन प्रणाली का, अलग सांस्कृतिक पहचान और भाषा लिपि का, व्यापारिक संगठन का या फिर सैन्य शक्ति का? तो यहाँ पर 17 का हमारा सही आंसर होगा अलग सांस्कृतिक पहचान और भाषा लिपि का। ठीक है, हिंद चीन में रहने वाले जो लोग थे, वहाँ के जो नगरवासी थे, वो बाबू अपनी एक अलग ही संस्कृति और भाषा का विकास किए हुए थे। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, हिंद चीन क्षेत्र के लोगों ने अपनी अलग संस्कृति और भाषा लिपि विकसित की थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 18 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया है बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंद चीन क्षेत्र में किस दर्शन का प्रभाव था? सुकरात का दर्शन, कन्फ्यूशियस का दर्शन, प्लेटो का दर्शन या फिर अरस्तु का दर्शन? बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंद चीन क्षेत्र में किस दर्शन का प्रभाव था, आप लोग उस दर्शन का नाम बताएंगे। तो सही आंसर 18 का हमारा होगा कन्फ्यूशियस दर्शन। याद रखेंगे बाबू, कन्फ्यूशियस दर्शन। बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंद चीन क्षेत्र में कन्फ्यूशियस दर्शन का भी प्रभाव था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर में, हिंद चीन क्षेत्र में चीनी प्रभुत्व मुख्य रूप से किस कारण से स्थापित था? सैन्य शक्ति के कारण,
व्यापार के कारण, धार्मिक विस्तार के कारण या फिर आर्थिक निर्भरता के कारण हिंद चीन क्षेत्र में चीनी प्रभुत्व जो है बाबू वो मुख्य रूप से किसके कारण से स्थापित होता था? सैन्य शक्ति के कारण, व्यापार के कारण, धार्मिक विस्तार के कारण या फिर आर्थिक निर्भरता के कारण। तो 19 का सही आंसर होगा हमारा सैन्य शक्ति के कारण। मैंने बताया ना बाबू, हिंद चीन क्षेत्र के जो वियतनाम देश है उस पर बलपूर्वक चीन के शासक का बाबू अधिकार था, चीन देश का अधिकार था, चीन का प्रभुत्व था। तो यहाँ पर हमारा सैन्य शक्ति बिल्कुल राइट आंसर होगा। सैन्य बल पर ही, सैन्य शक्ति के कारण ही, बलपूर्वक ही बाबू जो चीन के शासक थे, जो चीनी लोग थे वो हिंद चीन क्षेत्र के वियतनाम पर अपना प्रभुत्व जमाए हुए थे, अपना वहां पर अधिकार जमाए हुए थे। तो आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 19 का। ठीक है, 20 नंबर सवाल में कहा गया है किस काल में, किस समय में हिंद चीन क्षेत्र पर चीन का प्रभाव सबसे अधिक था? बाबू आप लोग बताएंगे कि किस काल में, किस समय में हिंद चीन क्षेत्र पर चीन का प्रभाव सबसे अधिक था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 20 का हमारा सही आंसर हो जाएगा जब चीन में कोई शक्तिशाली शासक होता था। मैंने बताया ना बाबू, जब भी चीन में कोई शक्तिशाली शासक होता था तो उस समय वियतनाम जो क्षेत्र होता था वो चीन के अधीन हो जाता था। वियतनाम बाबू चीन देश का गुलाम हो जाता था, उसका उपनिवेश बन जाता था। लेकिन जैसे ही चीन में कोई बाबू दुर्बल शासक आता था, कोई अगर कमजोर शासक आता था, तो उस स्थिति में जो वियतनाम क्षेत्र होता था वो बाबू स्वतः ही आज़ाद हो जाता था, उस पर बिल्कुल भी चीन का अधिकार नहीं होता था। ठीक है, उसका बिल्कुल भी वहां पर कब्जा नहीं होता था। तो देखिए यहां पर समझ के रखिएगा आप लोग कि जब भी कोई चीन में शक्तिशाली शासक आता था, जब भी चीन में कोई बाबू निरंकुश और कट्टरवादी शासक आता था, प्रतिक्रियावादी शासक आता था, शक्तिशाली शासक आता था, पराक्रमी शासक आता था, तो बाबू उस समय जो हिंद चीन क्षेत्र का वियतनाम देश होता था वो चीन के अधीन आ जाता था, चीन देश के अनुकूल ही बाबू वो रहता था। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 20 का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अगला जो सवाल है 21 नंबर, इसमें कहा गया है हिंद चीन क्षेत्र में स्थित वियतनाम, लाओस और कंबोडिया की संस्कृति पर किन दो देशों का प्रभाव था? तो मैंने बताया ना बाबू, वियतनाम पर प्रभाव था चीन देश का और लाओस और कंबोडिया पर प्रभाव था भारत देश का। हिंद चीन क्षेत्र के वियतनाम देश पर चीनी क्षेत्र के संस्कृति का प्रभाव था और लाओस और कंबोडिया देश पर बाबू भारत देश के संस्कृति का प्रभाव था। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं कि भारत और चीन हमारा 21 का बिल्कुल सही आंसर होगा। हिंद चीन क्षेत्र में स्थित वियतनाम, लाओस और कंबोडिया की संस्कृति पर भारत और चीन देशों का ही प्रभाव था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत और चीन के कारण ही बाबू वियतनाम, लाओस और कंबोडिया को कहा जाता है हिंद चीन क्षेत्र। ठीक है, अगला जो सवाल है 22 नंबर, इसमें आप लोगों से कहा गया है हिंद चीन क्षेत्र का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल कौन सा है? बोरबुदुर मंदिर, अंकोर वाट मंदिर, श्रीगानगोन पगोड़ा, कोरनांक मंदिर। 22 का सही आंसर बताएंगे आप लोग। देखिए 22 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा अंकोर वाट मंदिर। ठीक है बाबू, अंकोर वाट मंदिर ही 22 का बिल्कुल सही आंसर होगा। अंकोर वाट मंदिर ही हिंद चीन क्षेत्र का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, जो कि कंबोडिया में स्थित है। 23 नंबर के सवाल में कहा गया है अंकोर वाट मंदिर किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, जैन धर्म से या इस्लाम धर्म से? बताएंगे कि अंकोर वाट मंदिर किस धर्म से संबंधित है। तो बाबू 23 का सही आंसर हमारा होगा हिंदू धर्म से। ठीक है, किस धर्म से? तो हिंदू धर्म से। अंकोर वाट मंदिर का संबंध हिंदू धर्म से ही है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। अगला जो प्रश्न है 24 नंबर, इसमें कहा गया है अंकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है? प्रश्न पूछिए गया यहाँ पर प्रश्न आप लोगों से पूछ दिया गया है कि अंकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है। तो बाबू आप लोगों को कंबोडिया बताइएगा। ठीक है, कंबोडिया में ही, हिंद चीन क्षेत्र के कंबोडिया देश में ही अंकोर वाट मंदिर स्थित है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा।
25 नंबर के सवाल में अगर आए तो इसमें कहा गया है हिंद चीन क्षेत्र में भारतीय संस्कृति के प्रसार का प्रमुख कारण क्या था। हिंद चीन क्षेत्र में भारतीय संस्कृति के प्रसार का जो प्रमुख कारण था उसका नाम बताना है। तो सही आंसर 25 का क्या होगा बाबू, 25 का हमारा सही आंसर हो जाएगा भारतीय व्यापारियों और ब्राह्मणों का प्रभाव। बाबू हिंद चीन क्षेत्र के लाओस और कंबोडिया में बहुत ही ज़्यादा भारतीय व्यापारी एवं ब्राह्मण प्रवेश कर चुके थे, इसी कारण हिंद चीन क्षेत्र के लाओस और कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रसार हो चुका था, वहां पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव बन चुका था। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आप सभी याद रखेंगे, ठीक है, किसके कारण, तो भारतीय व्यापारियों और ब्राह्मणों के प्रभाव के कारण। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 26 नंबर, इसमें पूछा गया है हिंद चीन क्षेत्र का व्यापारिक मार्ग किसके लिए प्रसिद्ध था। चाय और मसालों के व्यापार के लिए, कपास और वस्त्र उद्योग के लिए, धातु और कृषि उत्पादों के लिए, या फिर हीरे और रत्नों के लिए। 26 का सही आंसर आप सभी बताएंगे। तो यहाँ पर बाबू देखिए, यहाँ पर हमारा 26 का सही आंसर होगा चाय और मसालों के व्यापार के लिए। हिंद चीन क्षेत्र का व्यापारिक मार्ग चाय और मसालों के व्यापार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है बाबू, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, ठीक ना, चाय और मसालों के व्यापार के लिए। आइए 27 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है वियतनाम में चीनी शासन के दौरान प्रशासन किस आधार पर चलता था। जो हिंद चीन क्षेत्र का वियतनाम देश है उसमें चीनी शासन के दौरान प्रशासन किस आधार पर चलता था, आप लोग बाबू बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर 27 का जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा कन्फ्यूशियस विचारधारा पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर। ठीक है, कन्फ्यूशियस विचारधारा पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर ही वियतनाम में चीनी शासन का आधार चलता था। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला जो प्रश्न है 28 नंबर, इसमें आप लोगों से कहा गया है वियतनाम के लोग किस प्रकार चीन से अलग अपनी पहचान बनाए रखने में सफल रहे। वियतनाम के जो निवासी थे, वहाँ के जो नागरिक थे, वहाँ के जो लोग थे, वो किस प्रकार चीन से अलग अपनी पहचान बनाए रखने में सफल रहे। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा 28 का ऑप्शन नंबर ए, अपनी भाषा और लिपि विकसित करके। क्या करके बाबू, अपनी भाषा और लिपि विकसित करके। हालांकि चीन के शासक के द्वारा जबरदस्ती वियतनामी लोगों पर चीनी भाषा आरोपित किया जाता था। चीनी भाषा बोलने के लिए बाबू उन्हें प्रेरित किया जाता था, लेकिन वे बिल्कुल भी चीनी भाषा नहीं बोलते थे। वे छिप कर ही अपनी भाषा को प्रयोग में लाते थे और अपनी लिपि को स्वयं विकसित करते थे, और लिपि का प्रसार भी बाबू चीनी शासक से छिप छिप के करते थे। इसीलिए वियतनाम के जो लोग थे वो बाबू चीन से अलग थे, चीनी सभ्यता से अलग थे, वहाँ के संस्कृति से अलग थे। तो राइट आंसर 28 का हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 29 नंबर के सवाल में कहा गया है हिंद चीन क्षेत्र पर सबसे पहले किस विदेशी शक्ति का प्रभाव पड़ा। फ्रांस का, ब्रिटेन का, चीन का या पुर्तगाल का। बाबू क्वेश्चन है हमारा हिंद चीन क्षेत्र पर सबसे पहले सर्वप्रथम किस विदेशी शक्ति का प्रभाव पड़ा। तो राइट आंसर हमारा होगा फ्रांस। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, हिंद चीन क्षेत्र पर सबसे पहले फ्रांस विदेशी शक्ति का ही प्रभाव पड़ा था, क्योंकि फ्रांस बाबू पहले से ही इस दिशा में प्रयासरत रहा था। ठीक है, इसीलिए बाबू मौका मिलते जो फ्रांस देश है वो हिंद चीन क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। जो फ्रांसीसी हैं, जो फ्रांस देश के जो लोग हैं वो हिंद चीन क्षेत्र पर आते हैं व्यापार करने के लिए। ठीक है, जब पुर्तगालियों ने व्यापार का मार्ग ढूंढ निकाला, जब पुर्तगालियों ने समुद्री मार्ग को ढूंढ निकाला, तो बाबू उसके बाद फ्रांस, ब्रिटेन और चीन के जो देश के लोग हैं और जो डच देश के जो लोग हैं वो भी बाबू समुद्री यात्रा के दौरान हिंद चीन क्षेत्र
में आए, व्यापार करने के लिए आए, लेकिन ब्रिटेन, चीन, पुर्तगाल, डच, इन सभी देशों को छोड़कर, इन सभी विदेशी शक्तियों को छोड़कर बाबू केवल और केवल फ्रांस देश ही हिंद चीन क्षेत्र पर कब्जा करने में सफल हो पाता है। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। फ्रांस देश ही हिंद चीन क्षेत्र पर सबसे पहले अपना प्रभाव डालता है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में भारतीय प्रभाव का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण कौन सा है? टोंकिन और अन्नाम, अंकोरवाट मंदिर, मिंग शासन का प्रशासनिक तंत्र, या फिर मंचू राजवंश का प्रभाव। कहा गया है हिंद चीन क्षेत्र में भारतीय प्रभाव का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण कौन सा है? तो बाबू राइट आंसर यहाँ पर होगा अंकोरवाट मंदिर। 30 का सही आंसर हमारा अंकोरवाट मंदिर होगा, क्योंकि अंकोरवाट मंदिर संबंधित था किस धर्म से? तो हिंदू धर्म से। ठीक है, हिंदू धर्म के संस्कृति को दर्शाने वाला अगर कोई मंदिर था तो उसका नाम था अंकोरवाट का मंदिर। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 30 का। 31 नंबर सवाल में आप लोगों से कहा गया है हिंद चीन क्षेत्र का विस्तार निम्न में से है। हिंद चीन क्षेत्र का जो विस्तार है दक्षिण से पूर्व तक हिंद चीन क्षेत्र का जो परिद्वीपीय विस्तार है वो बाबू कितना वर्ग किलोमीटर तक है? तो सही आंसर यहाँ पर 31 का हमारा हो जाएगा 3 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 3 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। अगर ऐसे देखें तो बाबू हो जाएगा 2.8, यानी कि 2,80,000 वर्ग किलोमीटर, लेकिन लगभग यहाँ पर 3 लाख वर्ग किलोमीटर मान लिया जाता है। अगर आपके ऑप्शन में 3 लाख वर्ग किलोमीटर नहीं होगा तो आप लोग 2,80,000 वर्ग किलोमीटर याद रखिएगा। ठीक है, 2,80,000 वर्ग किलोमीटर तक जो हिंद चीन क्षेत्र है वो बाबू फैला हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ पर अप्रॉक्स लेकर चलें तो अप्रॉक्स हो जाएगा 3 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 32 नंबर, इसमें पूछा गया है 16वीं शताब्दी में कंबुज यानी कि कंबोडिया, बाबू कंबुज से ही कौन सा देश बना? कंबुज से ही कंबोडिया देश बना था। ठीक है, कहा गया है 16वीं शताब्दी में कंबुज का क्या हुआ था? कंबुज का क्या हुआ था? ये तो चीनी भाषा में लिखा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। पतन हो गया, नया साम्राज्य बना, चीनी अधीनता में आ गया। तो बाबू देखिए 16वीं शताब्दी में जो कंबुज है जिसे हम आज कंबोडिया के नाम से जानते हैं उसका पतन हो गया था। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। कंबुज का जो शासन है वो खत्म हो गया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 33 नंबर में, हिंद चीन क्षेत्र को हिंद चीन नाम से क्यों जाना जाता है? हिंद चीन क्षेत्र को हिंद चीन नाम क्यों दिया गया अर्थात क्यों जाना जाता है? तो मैंने बताया ना आप लोगों को, हिंद चीन क्षेत्र में आने वाले देशों पर हिंद यानी कि हिंदुस्तानियों और चीनियों इन दोनों के संस्कृतियों का ही प्रभाव था, इसी कारण हिंद चीन क्षेत्र को हिंद चीन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, यहाँ भारतीय और चीनी संस्कृतियों का प्रभाव था। कहाँ पर? तो बाबू हिंद चीन क्षेत्र पर। ठीक है, हिंद चीन क्षेत्र पर भारतीय और चीनी संस्कृतियों का प्रभाव था। हिंद चीन क्षेत्र के वियतनाम पर चीनी संस्कृति का प्रभाव था, और जो आप लोगों का बाबू कंबोडिया और लाओस है उस पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। इसी कारण बाबू हिंद चीन क्षेत्र को हिंद चीन नाम दिया गया था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 34 नंबर, इसमें पूछा गया है 1498 ईस्वी में भारत आने वाला पहला यूरोपीय व्यापारी कौन था? 1498 ईस्वी में भारत आने वाला जो पहला यूरोपीय व्यापारी था वो था बाबू वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने ही सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में समुद्री मार्गों को ढूंढ निकाला था। ठीक है, अगर प्रश्न आ जाए वास्को डी गामा ने समुद्री यात्रा की खोज कब की, तो आप लोग 1498 ईस्वी बताइएगा। ठीक है, अगर प्रश्न आए कि 1498 ईस्वी में सर्वप्रथम किस पुर्तगाली ने समुद्री यात्रा को खोज निकाला, तो आप लोग बताना वास्को डी गामा। प्रश्न है 1498 ईस्वी में भारत आने वाला पहला यूरोपीय व्यापारी कौन था, तो सही आंसर हमारा वास्को डी गामा होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर यूरोपीय हटाकर बाबू, अगर प्रश्न में यूरोपीय हटाकर पुर्तगाली आ जाए, ठीक है, पुर्तगाली आ जाए, तो आप लोग वास्को डी गामा ही बताइएगा, क्योंकि पुर्तगाल भी
यूरोप महादेश में ही पड़ता है। ठीक है, जिस प्रकार से ब्रिटेन पड़ता है, फ्रांस पड़ता है यूरोप महादेश में, इटली और जर्मनी पड़ता है, ठीक इसी प्रकार से बाबू जो पुर्तगाल है वो भी यूरोप महादेश में ही पड़ता है। अगर यूरोपीय के स्थान पर पुर्तगाली आ जाए तो आप लोग वास्को डी गामा ही मारिएगा। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर में, 1510 ईस्वी में बाबू देखिए सर्वप्रथम काजू उगाने वाले भी यही थे। ठीक, जो आज आप लोग काजू देख रहे हैं, जो काजू आप लोग खाते हैं, काजू उगाने वाले भी सर्वप्रथम पुर्तगाली ही हैं। पुर्तगालियों ने ही सर्वप्रथम काजू का उत्पादन किया था, बिल्कुल भी भूलना आप लोगों को नहीं है। अगला प्रश्न है 1510 ईस्वी में मलक्का को व्यापारिक केंद्र बनाने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? डच, स्पेन, पुर्तगाल या इंग्लैंड? बताएंगे बाबू कि 1510 ईस्वी में मलक्का को व्यापारिक केंद्र बनाने वाली जो पहली यूरोपीय शक्ति थी वो कौन थी? तो यहाँ पर 35 का हमारा सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर सी 35 का सही आंसर होगा। 36 नंबर सवाल है बाबू, हिंद चीन क्षेत्र में व्यापार करने वाली कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियां आई? हिंद चीन क्षेत्र में व्यापार करने वाली जो यूरोपीय कंपनियां आई थी वो आई थी बाबू पुर्तगाली, डच, इंग्लैंड और फ्रांस, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, पुर्तगाली, डच, इंग्लैंड और फ्रांस ये चारों ही बाबू यूरोपीय कंपनियां हो जाएंगे। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। और इन चारों देशों में, इन चारों विदेशी शक्तियों में बाबू केवल और केवल फ्रांस ही हिंद चीन क्षेत्र पर कब्जा कर पाने में, यहाँ पर अपना अधिकार जमा पाने में सफल हो पाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 37 नंबर सवाल है, फ्रांस ने हिंद चीन क्षेत्र पर राजनीतिक प्रभुत्व क्यों जमाया? फ्रांस देश ने हिंद चीन के क्षेत्र पर राजनीतिक जो प्रभुत्व है वो क्यों जमाया था? व्यापारिक प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए, चीन के प्रभाव को रोकने के लिए, स्थानीय शासकों का समर्थन पाने के लिए या फिर बौद्ध धर्म फैलाने के लिए? तो राइट आंसर यहाँ पर बाबू हो जाएगा हमारा व्यापारिक प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए। यहाँ पर 37 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है 37 के बाद जो अगला प्रश्न है 38 नंबर, इसमें कहा गया है बाबू 17वीं शताब्दी में फ्रांस के कौन हिंद चीन पहुँचे? 17वीं शताब्दी में फ्रांस देश के कौन हिंद चीन पहुँचे थे? तो राइट आंसर होगा बाबू व्यापारी और पादरी। गरीब, भिखारी और मजदूर लोग तो बिल्कुल भी बाबू हिंद चीन तो नहीं पहुँचेंगे। आप ही बताइए, जब सर्वप्रथम समुद्री मार्ग का खोज हुआ था और समुद्र यात्रा के लिए जो बाबू यातायात के संसाधन बनाए गए थे उस समय बाबू बहुत ही वो संसाधन महंगे होते थे। ठीक है, क्या होते थे? बहुत ही ज़्यादा महंगे होते थे। जिनके पास पूंजी होता था, जिनके पास बाबू पैसा होता था, जिनके पास संपत्ति धन होता था, वही व्यक्ति समुद्री यात्रा से, समुद्री मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक संसाधन यानी कि यातायात के संसाधन के सहयोग से जा पाते थे। तो यहाँ पर हमारा बाबू राइट आंसर होगा व्यापारी और पादरी, क्योंकि व्यापारियों के पास भी पैसा होता है और पादरियों के पास भी पैसा होता है, क्योंकि पादरी बाबू अमीरी होते हैं, धनी वाले ही होते हैं, धनी वर्ग वाले ही लोग पादरी कहलाते हैं, कुलीन कहलाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे बाबू कि 17वीं शताब्दी में फ्रांस के हिंद चीन पहुंचने वाले व्यापारी और पादरी थे। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। और व्यापारियों और पादरियों की जो संख्या है बाबू वो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा हो चुकी थी। कहाँ पर? तो हिंद चीन क्षेत्र पर, हिंद चीन क्षेत्र में, जिसके कारण हिंद चीन क्षेत्र में रहने वाले वहाँ के जो नागरिक थे, वहाँ के जो लोग थे वो बाबू फ्रांसीसियों के खिलाफ, फ्रांसीसी व्यापारी और पादरी के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए थे। चलिए यहाँ पर आते हैं 39 नंबर में। हाँ, 39 नंबर सवाल है, फ्रांस ने 1747 ईस्वी के बाद, ठीक है, फ्रांस ने 1747 ईस्वी के बाद किस क्षेत्र में रुचि लेना शुरू किया? अन्नाम में, कोचिन चीन में,
कंबोडिया में या लाओस में? तो बाबू 39 का सही आंसर हमारा हो जाएगा अन्नाम में। कहाँ पर बाबू? अन्नाम में। फ्रांस ने 1747 ईस्वी के बाद में अन्नाम क्षेत्र में ही रुचि लेना शुरू कर दिया था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 40 नंबर के सवाल में कहा गया है 1787 ईस्वी में फ्रांस ने किसके साथ संधि की? कोचिन चीन के शासक के साथ, वियतनाम के राजा के साथ, कंबोडिया के शासक के साथ या फिर चीन के सम्राट के साथ? तो बाबू यहाँ पर 40 का राइट आंसर हमारा होगा कोचिन चीन के शासक के साथ। 1787 ईस्वी में फ्रांस ने बाबू कोचिन चीन के शासक के साथ संधि कर ली थी। किसके बल पर? तो सैन्य बल पर बलपूर्वक संधि कर ली थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 41 नंबर सवाल है बाबू 1862 ईस्वी में फ्रांस ने सैन्य बल से किसे संधि के लिए बाध्य किया? अन्नाम को, लाओस को, वियतनाम को या म्यांमार को? तो राइट आंसर यहाँ पर 41 का हमारा हो जाएगा बाबू अन्नाम को। किसको? अन्नाम को। अन्नाम जो प्रांत है, जो नगर है बाबू, वो किस देश में पड़ता है? वो पड़ता है हिंद चीन क्षेत्र के वियतनाम देश में। ठीक है, जिस पर किसका प्रभुत्व था? जिस पर बाबू चीनियों का प्रभुत्व था, चीन देश के शासक का प्रभुत्व था। तो आप लोग याद रखेंगे 1862 ईस्वी में फ्रांस ने सैन्य बल से अन्नाम को ही संधि के लिए बाध्य किया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 42 नंबर सवाल है 1863 ईस्वी में फ्रांस ने किसे अपने संरक्षण में ले लिया? 1863 ईस्वी में फ्रांस ने जिससे अपने संरक्षण में लिया था उसका नाम बताना है। कंबोडिया को, अन्नाम को, वियतनाम को या कोचिन चीन को? तो 42 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बाबू कंबोडिया को। 1863 ईस्वी तक फ्रांस ने बाबू कंबोडिया देश को भी अपने संरक्षण में ले लिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा। 43 नंबर के सवाल में आप लोगों से कहा गया है 1884 ईस्वी में फ्रांस ने किस क्षेत्र पर कब्जा किया? अन्नाम में, कंबोडिया पर, कोचिन चीन पर या लाओस पर? 1884 याद रखेंगे बाबू। 1884 ईस्वी में फ्रांस देश ने बाबू किस क्षेत्र पर कब्जा किया था? किस क्षेत्र को अपना उपनिवेश बनाया था? आप लोग बताएंगे। तो सही आंसर 43 का हो जाएगा बाबू अन्नाम ना। आप सभी याद रखेंगे 1884 ईस्वी में फ्रांस ने अन्नाम पर कब्जा करके उसे अपना उपनिवेश बना लिया था, यानी कि उस पर अपना अधिकार जमा लिया था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 44 नंबर के सवाल में कहा गया है 1904 ईस्वी में फ्रांस ने किसे अपने उपनिवेश में मिला लिया? 1904 बताना है बाबू, 1904 ईस्वी में। ठीक है, 1904 ईस्वी में फ्रांस देश का कौन सा देश उपनिवेश बना था? हिंद चीन क्षेत्र का कौन सा देश 1904 ईस्वी में फ्रांस देश का उपनिवेश बना था? लाओस, अन्नाम, वियतनाम या कोचिन चीन? तो बाबू 44 का राइट आंसर हमारा होगा लाओस। क्या होगा? लाओस। कंबोडिया को भी ले लिया, अन्नाम को भी ले लिया और बाबू जो लाओस है उसे भी ले लिया। तो 44 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। 45 नंबर के सवाल में आप लोगों से कहा गया है फ्रांस ने हिंद चीन को उपनिवेश क्यों बनाया? फ्रांस ने हिंद चीन को अपना उपनिवेश क्यों बनाया? कोई तो कारण होगा जिसके कारण फ्रांस ने हिंद चीन पर अधिकार किया था और उस पर कब्जा करके वहां के देशों को अपना उपनिवेश बनाया था। तो देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा बाबू ब्रिटिश और डच कंपनियों से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण। ब्रिटिश और डच कंपनियों से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण ही, प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए ही फ्रांस ने हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाया था। तो 45 का बिल्कुल सही आंसर हमारा बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा। आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, तुरंत ही पार्ट 2 वाला मैं वीडियो लेकर आऊंगा। आप लोग फटाफट इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगला जो 46 नंबर सवाल है इसमें कहा गया है फ्रांस को हिंद चीन क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण लगा? फ्रांस देश को हिंद चीन क्षेत्र बाबू इसलिए महत्वपूर्ण लगा क्योंकि वे भारत और चीन पर नजर रख सकते थे। किस पर? भारत और चीन पर नजर रख सकते थे, क्योंकि हिंद चीन क्षेत्र पर भारत और चीन के संस्कृतियों का ही प्रभाव था। भारत और चीन के लोगों का ही वहां पर बाबू अधिकार था, उनका आधिपत्य था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 46 का, याद रखें।
रखेंगे, ठीक है। इसी कारण फ्रांस ने बाबू हिंद चीन क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण भूभाग के रूप में चुना था, ठीक है। यहाँ पर अगर हम 47 नंबर सवाल में चले तो इसमें पूछा गया है फ्रांस ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक क्या हासिल कर लिया था। जब 20वीं शताब्दी की शुरुआत हुई थी तो उस समय तक बाबू फ्रांस देश ने हिंद चीन क्षेत्र में क्या हासिल कर लिया था, आप लोग बताएंगे। संपूर्ण हिंद चीन क्षेत्र पर आधिपत्य, केवल कोचिन चीन पर नियंत्रण, केवल वियतनाम पर कब्जा या फिर केवल कंबोडिया पर नियंत्रण। बाबू देखिए, फ्रांस ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक ही संपूर्ण हिंद चीन क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था, अपना अधिपत्य जमा लिया था। तो 47 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। अनानाम भी उसी के क्षेत्र में था, अनानाम भी उसी के अधिकार में था, टोंकिन भी उसी के अधिकार में था। आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा जो वियतनाम है वो बाबू फ्रांस के ही अधीन हो चुका था। अगर हम बात करें लाओस और कंबोडिया का तो बाबू लाओस और कंबोडिया भी फ्रांस के ही अधीन हो गया था। और मैंने आप लोगों को बताया ही कि हिंद चीन क्षेत्र का निर्माण लाओस, कंबोडिया और वियतनाम जैसे देशों के मिलने के कारण ही हुआ है। जब ये तीनों देश ही बाबू फ्रांस देश के अधीन है तो इसका मतलब यह हुआ कि फ्रांस ने संपूर्ण हिंद चीन क्षेत्र पर ही अपना अधिपत्य जमा लिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 48 नंबर के सवाल में कहा गया है फ्रांस के हिंद चीन उपनिवेश का मुख्य उद्देश्य क्या था। ब्रिटिश और डच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा से बचना, इस्लाम का प्रचार करना, स्थानीय शासन को मजबूत बनाना या फिर बौद्ध धर्म को फैलाना। तो सही आंसर होगा बाबू ब्रिटिश और डच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा से बचना। फ्रांस के हिंद चीन उपनिवेश का जो मुख्य उद्देश्य था वो था ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड के जो लोग हैं वहाँ के लोगों से और डच के लोगों से प्रतिस्पर्धा से बचना, उनके व्यापारिक प्रतिस्पर्धा से बचना, ठीक है। अगला जो प्रश्न है 49 नंबर, इसमें आप लोगों से कहा गया है बाबू तोंकिन में फ्रांसीसी सेना का प्रवेश कब हुआ। जो तोंकिन क्षेत्र है हिंद चीन का बाबू उसमें फ्रांसीसियों ने कब प्रवेश किया था। तो सही आंसर 49 का हमारा होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। 49 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बाबू यही होगा ना। आप लोग याद रखेंगे 1783 ईस्वी में, सन 1783 ईस्वी में वियतनाम के तोंकिन क्षेत्र में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ था, फ्रांसीसियों का प्रवेश हुआ था। तो राइट आंसर बाबू हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर में फ्रांस ने हिंद चीन में अपना प्रभुत्व किसके विरोध में स्थापित किया। तो सही आंसर होगा ब्रिटेन और डच। ब्रिटेन और डच के विरोध में ही बाबू उन्होंने हिंद चीन में अपना प्रभुत्व, अपना अधिकार, अपना कब्जा, अपना सत्ता दोस्तों वहां पर स्थापित किया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है चीन में फ्रांस की व्यापारिक प्रतिद्वंदता मुख्य रूप से किस देश से था। चीन में फ्रांस की जो व्यापारिक प्रतिद्वंदता था बाबू वो मुख्य रूप से किस देश से था। तो यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा बाबू ऑप्शन नंबर यहाँ पर पुर्तगाल होगा, पुर्तगाल नहीं इंग्लैंड होगा बाबू, इंग्लैंड देश से, ठीक है। 51 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, इंग्लैंड। चीन में फ्रांस की व्यापारिक प्रतिद्वंदता का जो बाबू मुख्य देश था वो था इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन। तो सही आंसर आप लोगों का डी होगा। 52 नंबर सवाल है वियतनाम सन 1931 ईस्वी तक किस फसल का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया था। किसके सहयोग के कारण। तो बाबू फ्रांस देश के सहयोग के कारण। फ्रांस देश के फ्रांसीसियों की सहायता से जो वियतनाम है वो बाबू 1931 ईस्वी तक फसल उत्पादन के क्षेत्र में, फसल उत्पादन यानी कि चावल उत्पादन के क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन चुका था। तो बाबू प्रश्न में यही कहा गया है कि वियतनाम 1931 ईस्वी तक किस फसल का। तो मैंने बताया ना आप लोगों को चावल कहाँ से बनता है तो धान से बनता है। तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। धान उत्पादन के क्षेत्र में पूरे विश्व का बाबू तीसरा निर्यातक देश बन चुका था। कौन। तो वियतनाम। आप
लोग याद रखेंगे, ठीक है। कब? तो 1931 ईस्वी में। 53 नंबर के सवाल में पूछा गया है, हिंद चीन क्षेत्र में फ्रांसीसी शासन के दौरान किन इलाकों में रबर की खेती की जाती थी? समुद्र तटीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में या फिर पठारी क्षेत्रों में? यहाँ पर सही आंसर बताएंगे तो बाबू 53 का जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा पहाड़ी क्षेत्रों में, याद रखेंगे, ठीक है। हिंद चीन क्षेत्र में फ्रांसीसी शासन के दौरान बाबू पहाड़ी क्षेत्र के इलाकों में ही रबर की खेती की जाती थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, आप सभी याद रखेंगे, ठीक है। बिल्कुल भी आप लोगों को घबराना नहीं है। रबड़ कहाँ से मिलता है? रबड़ बाबू पेड़ से मिलता है। देखिए आप लोग ऐसे याद रखना, रबड़ है ना, रबड़ बाबू कहाँ से मिलता है? तो पेड़ से, ठीक है। तो पेड़ में जो आप प देख रहे हैं ना, प, पेड़ में जो आप प देख रहे हैं, तो इस प से पहाड़ बना देना। प से क्या बनाना है? प से आप लोग पहाड़ बना देना। तो आप लोग समझ जाएंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में मिलती है कौन? तो रबड़। बिल्कुल भी सस्पेंशन आप लोगों को नहीं होगा। अगर एग्जाम में सस्पेंशन हो कि रबड़ की खेती किस इलाके के दौरान की जाती थी, तो बाबू आप लोग यह समझना कि रबड़ की प्राप्ति होती है पेड़ से, और इसलिए यहाँ पर हमारा प से बन जाएगा पहाड़ी, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में रबड़ की खेती की जाती थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ट्रिक के आधार पर 54 नंबर के सवाल में पूछा गया है, फ्रांसीसी शासकों ने कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, जो फ्रांस के शासक थे, जो फ्रांसीसी शासक थे, उन्होंने कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या किया था? सिंचाई व्यवस्था विकसित की थी, जंगलों को कटवाया था, दलदली भूमि को कृषि योग्य बनवाया था, या फिर ये तीनों ही कार्य किए थे? तो बाबू देखिए यहाँ पर 54 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। फ्रांसीसी शासकों ने बाबू कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, कृषि के सुधार के लिए सिंचाई व्यवस्था को भी विकसित किया था, जंगलों को कटवाकर उसे कृषि भूमि के रूप में परिवर्तित किया था, और जो भूमि दलदली थी, जो भूमि बिल्कुल भी कृषि योग्य नहीं थी, उस भूमि को भी कृषि योग्य बनाया था। तो राइट आंसर हमारा 54 का ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। 55 नंबर के सवाल में आए तो इसमें आप सभी से कहा गया है, हिंद चीन क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन कौन से खनिज संसाधन पाए जाते हैं? कोयला और टीन, लोहा और चांदी, तांबा और एल्युमिनियम, या फिर चूना पत्थर और फास्फेट? तो बाबू देखिए हिंद चीन क्षेत्र में कोयला और टीन भी पाया जाता है, लोहा और चांदी भी पाया जाता है, और तांबा और एल्युमिनियम भी पाया जाता है। यहाँ पर बोला गया मुख्य रूप से ना बाबू, मुख्य रूप से बोला गया है, मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से होगा कोयला और टीन, मुख्य रूप से, ठीक है, मुख्य रूप से, ठीक है, मेन रूप से पूछा गया है तो कोयला और टीन होगा। हिंद चीन क्षेत्र के मुख्य रूप से बाबू, हिंद चीन क्षेत्र में मुख्य रूप से कोयला और टीन संसाधन पाए जाते थे। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए 55 का राइट आंसर होगा। 56 नंबर सवाल है, हिंद चीन क्षेत्र में फ्रांसीसी शोषण की सबसे प्रमुख व्यवस्था जो है वो क्या थी? भूमिकर प्रणाली, जमींदारी प्रथा, बंधुआ मजदूरी, या फिर व्यापारिक एकाधिकार? हिंद चीन क्षेत्र में फ्रांसीसी शोषण की जो सबसे प्रमुख व्यवस्था थी वो थी बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी एक ऐसी मजदूरी होती है जिसमें बाबू मजदूरों को बिना पैसे के ही खटवाया जाता है, बिना पैसे के ही काम करवाया जाता है। वहाँ पर मजदूरों को बाबू अपने अधीन रखकर काम करवाया जाता है, बिना किसी श्रमिक के, बिना किसी बाबू पैसा के, ठीक है, बिना किसी आय के। तो इसी को हम बंधुआ मजदूरी कहते हैं। केवल वहाँ पर बाबू जो लोग होंगे, ठीक है, बंधुआ मजदूरी वाले जो मजदूर हैं वो जिसके नेतृत्व में मजदूरी करते हैं वो लोग केवल इनको खाने के लिए भोजन देंगे, लेकिन इनके परिश्रमी का बिल्कुल भी कोई भी दोस्तों आय नहीं देंगे। इनके परिश्रम का, इनके मेहनत का कोई भी बाबू वो बिल्कुल भी पैसा नहीं देंगे, और इनका कोई भी अधिकार भी नहीं होगा, ठीक है। जो मजदूर होंगे उनके सारे अधिकार खत्म रहते हैं। किस मजदूरी में? तो बंधुआ मजदूरी में। बंधुआ मजदूरी में केवल और केवल जो मालिक होते हैं, जो ऑनर होते हैं, उनका ही अधिकार होता है, लेकिन मजदूरों का कोई भी अधिकार नहीं होता। जैसा मालिक कहता है वैसा ही करना पड़ता है मजदूरों को। मालिक कहेगा 18 घंटा काम करना तो मजदूरों को 18 घंटा काम करना है। मालिक कहेगा रात में काम करना तो रात में काम करना है। मालिक कहेगा कि दोपहर में काम करना है, दोपहर में काम करना है। मालिक कहेगा, जो बाबू काम कराने वाला, बंधुआ मजदूरी करवाने वाला जो मालिक होगा वो कहेगा पानी में काम करना है तो पानी में भी काम करना होगा। ये होता है बंधुआ मजदूरी। बंधुआ का मतलब बंधा हुआ, बंधुआ का मतलब बंधा हुआ, ठीक है, बिल्कुल भी आज़ाद नहीं, गुलाम मजदूर, ठीक है, बस आप कहो हम करते जाएं।
बात आ रहा समझ में। तो यहाँ पर हमारा बाबू बंधुआ मजदूरी बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 56 का। अगला जो सवाल है 57 नंबर में, इसमें कहा गया है फ्रांसीसी शासन में खानों में मजदूरों से किस प्रकार की व्यवस्था में काम कराया जाता था। तो राइट आंसर होगा एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें बाबू केवल मालिक को ही अधिकार होता है, मजदूरों को बिल्कुल भी कोई अधिकार नहीं होता। उसी को एक तरफा अनुबंध व्यवस्था कहा जाता है। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था में काम करने वाले मजदूरों को बंधुआ मजदूर कहा जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 57 का। 58 नंबर सवाल है फ्रांसीसी औपनिवेशिक काल में किसानों और मजदूरों का जीवन स्तर कैसा था। फ्रांसीसी बाबू औपनिवेशिक काल में जब फ्रांसीसियों के कारण हिंद चीन क्षेत्र उपनिवेश बन चुका था, तो बाबू उस काल में किसान मजदूर और गरीब लोगों का जो जीवन स्तर था वो कैसा हो चुका था। तो वो बाबू बहुत ही खराब हो चुका था, बहुत ही गिर चुका था, बहुत ही दयनीय हो चुका था। जो लोग थे वो बहुत ही विषम परिस्थिति से होकर गुजर रहे थे, बहुत ही दयनीय परिस्थिति से, बहुत ही बाबू जर्जर स्थिति से होकर गुजर रहे थे। उनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 58 का करेक्ट होगा। 59 नंबर के सवाल में आप लोगों से कहा गया है हिंद चीन में किस नदी का डेल्टा क्षेत्र कोचीन का मुख्य कृषि क्षेत्र था। गंगा का, ब्रह्मपुत्र का, मेकांग का या फिर अमूर का। बाबू यहां पर 59 का राइट आंसर होगा मेकांग ना, याद रखेंगे। मेकांग नदी का डेल्टा क्षेत्र ही कोचीन चीन का मुख्य कृषि क्षेत्र था। हिंद चीन में मेकांग नदी का डेल्टा क्षेत्र ही कोचीन चीन का मुख्य कृषि क्षेत्र था, याद रखेंगे, बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं भूलना है। ठीक है, यहां पर बाबू अगला जो प्रश्न है इसमें आप लोगों से कहा गया है हिंद चीन में फ्रांसीसी शासन के दौरान शिक्षा में किस भाषा को प्रमुखता दी गई। बाबू हिंद चीन में फ्रांसीसी शासन के दौरान शिक्षा में बाबू फ्रांसीसी शिक्षा को ही प्रमुखता दी गई थी। किस शिक्षा को? फ्रांसीसी शिक्षा को, क्योंकि हिंद चीन फ्रांसीसियों का उपनिवेश बन चुका था, उसके अधीन था, उसका गुलाम हो चुका था। इसलिए जो फ्रांसीसी थे वो बाबू हिंद चीन क्षेत्र में वियतनामी, लाओस और कंबोडिया, जो वहाँ पर चीनी और भारतीय शिक्षा था ना, हिंद चीन क्षेत्र में जो चीनी और भारतीय शिक्षा था उसे खत्म करके, उसे समाप्त करके बाबू उन्होंने फ्रांसीसी शिक्षा को बढ़ावा दे दिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न है 61 नंबर में फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन में स्थानीय जनता को, फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन में स्थानीय जनता यानी कि हिंद चीन में रहने वाले लोगों को शिक्षा से दूर रखने के लिए क्या उपाय किया गया। तो बाबू देखिए, जब फ्रांसीसियों का जब बाबू उद्देश्य था वहाँ के स्थानीय लोगों को शिक्षा से दूर रखना, तो बाबू उस स्थिति में वो क्या करते थे कि अंतिम समय में 1 साल का होता है ना जी, कोई भी कोर्स, कोई भी क्लास, कोई भी कक्षा 1 साल का होता है ना, तो 1 साल के बाद जब अंतिम समय में परीक्षा देना होता था छात्रों को, विद्यार्थियों को जब परीक्षा देना होता था, तो उस समय बाबू उन्हें फेल कर दिया जाता था, जबरदस्ती फेल कर दिया जाता था। ठीक है, और कोई भी सवाल भी नहीं करता था कि मुझे क्यों फेल किया गया, क्योंकि सवाल करने का अधिकार छीन लिया गया था फ्रांसीसियों के द्वारा। सवाल करने का कोई भी अधिकार नहीं था। वो लोग जबरन जबरदस्ती बलपूर्वक क्या करते थे कि फेल कर देते थे। किनको? तो हिंद चीन में रहने वाले स्थानीय लोगों को, स्थानीय जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, उनको जब वो पास नहीं होते थे तो उनको बिल्कुल भी अगले क्लास में प्रवेश नहीं कराया जाता था और उन्हें उसी क्लास में रखा जाता था। रखा इसलिए जाता था ताकि वो बिल्कुल भी शिक्षा को प्राप्त ना कर सके। अगर वो शिक्षा को प्राप्त करेंगे तो उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो जाएंगी, वो क्रांति की भावना को जागृत कर लेंगे, वो अपने पूरे क्षेत्र में, हिंद चीन के पूरे क्षेत्र में क्रांति की लहर दौड़ा देंगे और हमारा जो फ्रांसीसी है, फ्रांसीसी उन लोगों का जो सपना है वो अधूरा ही रह जाएगा। इसी कारण बाबू फ्रांसीसी ने हिंद चीन में रहने वाले स्थानीय लोगों को, स्थानीय विद्यार्थियों को शिक्षा से दूर रखा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका सही आंसर ये सभी होंगे। स्कूलों की संख्या कम की गई, ठीक है, स्कूल की संख्या भी कम की गई फ्रांसीसियों के द्वारा। स्थानीय भाषा में शिक्षा बंद कर दी गई थी, क्योंकि अब शिक्षा किस भाषा में दिया जा रहा था? शिक्षा बाबू फ्रांसीसी भाषा में दिया जा रहा था। अंतरिम परीक्षा में छात्रों को फेल कर दिया जाता था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है इसमें कहा गया है
हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता था बाबू? हिंद चीन में बसने वाले जो फ्रांसीसी थे, जो नागरिक थे, फ्रांस के जो नागरिक थे, जो कि आकर हिंद चीन क्षेत्र में बस चुके थे, उन्हें क्या कहा जाता था? फ्रांसीसी व्यापारियों या पादरियों को क्या कहा जाता था? तो बाबू आप लोग याद रखना, कोलोन। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को कोलोन कहा जाता था। तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। 63 नंबर सवाल है, फ्रांसीसी शासन में 1920 के दशक तक छात्रों ने क्या करना शुरू कर दिया बाबू? फ्रांसीसी शासन में 1920 के दशक तक छात्रों ने राजनीतिक पार्टियां बनानी शुरू कर दी। कौन सी पार्टियां? तो राजनीतिक पार्टियां। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और ये छात्र कौन थे? ये छात्र फ्रांसीसी छात्र थे। कौन से छात्र थे? तो बाबू फ्रांसीसी छात्र, ना कि हिंद चीन क्षेत्र वाले छात्र। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 64 नंबर सवाल है, हनोई विश्वविद्यालय को क्यों बंद कर दिया गया? हनोई विश्वविद्यालय को इसलिए बंद कर दिया गया ताकि हिंद चीन में रहने वाले जो छात्र हैं वो बिल्कुल भी इस विश्वविद्यालय से शिक्षा को प्राप्त ना कर सके, उनकी शिक्षा का प्रसार ना हो, वो बिल्कुल भी शिक्षा को आगे ना बढ़ाए, शिक्षा को विकसित ना करे। इसीलिए फ्रांसीसियों के द्वारा हनोई विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया था, छात्रों के विद्रोही गतिविधियों में शामिल होने के कारण। 64 का राइट आंसर यहाँ पर हमारा बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। 65 नंबर सवाल है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति कहाँ से होती थी? तो सही आंसर होगा उपनिवेश से। कहाँ से? उपनिवेश से। हिंद चीन क्या था? हिंद चीन बाबू फ्रांस का उपनिवेश था। हिंद चीन में आने वाले देश कौन थे? तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया थे। तो बाबू वियतनाम, लाओस और कंबोडिया वाले क्षेत्र से ही फ्रांसीसियों को औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति होती थी। तो यहाँ पर हमारा उपनिवेश बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 65 का बिल्कुल करेक्ट होगा। 66 नंबर के सवाल में कहा गया है, फ्रांसीसियों ने हिंद चीन में प्रारंभिक शोषण कहाँ से शुरू किया था? डच से, व्यापारिक नगरों से, बंदरगाहों से, या फिर बंदरगाहों और व्यापारिक नगरों इन दोनों से? तो सही आंसर बाबू हमारा ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों होगा। ठीक है, जो फ्रांसीसी है उन्होंने हिंद चीन में प्रारंभिक जो शोषण है, प्रारंभिक बाबू जो दबाव है, वो उन्होंने व्यापारिक नगरों और बंदरगाहों से करना शुरू किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। हिंद चीन क्षेत्र के जो व्यापारिक नगर है, व्यापार करने वाले जो शहर है, जो नगर है और जो बंदरगाह है, वहीं से ही फ्रांसीसियों ने बाबू प्रारंभिक शोषण, प्रारंभिक जो दबाव है वो बढ़ाना शुरू कर दिया था, उनका पतन करना शुरू कर दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और उसके बाद वो किसानों का शोषण करना शुरू कर दिए थे। कौन? तो फ्रांसीसी। याद रखेंगे। 67 नंबर के सवाल में आप लोगों से कहा गया है, वियतनाम के तोंकिन क्षेत्र में जीवन का आधार क्या था? वियतनाम का जो तोंकिन क्षेत्र है, वियतनाम के दो प्रमुख क्षेत्र है ना, वियतनाम के दो प्रमुख क्षेत्र क्रमशः आननाम और तोंकिन है। ठीक है, तो आप लोगों से कहा गया है कि वियतनाम के तोंकिन क्षेत्र में जीवन का आधार क्या था? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, मेकांग नदी या लाल घाटी? तो बाबू 67 का हमारा राइट आंसर होगा लाल घाटी। वियतनाम के तोंकिन क्षेत्र में जीवन का आधार लाल घाटी था। तो बिल्कुल हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बाबू डी होगा। 68 नंबर सवाल है, हिंद चीन में किस नदी का डेल्टा क्षेत्र कंबोडिया के मुख्य जीवन का आधार था? कंबोडिया देश के जीवन का मुख्य आधार कौन से नदी का डेल्टा क्षेत्र था? तो बाबू यहाँ पर 68 का सही आंसर हमारा हो जाएगा मेकांग का मैदानी क्षेत्र। ठीक है, मेकांग का मैदानी क्षेत्र ही, मेकांग नदी का मैदानी क्षेत्र ही कंबोडिया के मुख्य जीवन का आधार था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा 68 का। याद रखेंगे। 69 नंबर सवाल में आए तो इसमें कहा गया है, चीन से सटे राज्यों में खनिज संसाधन निम्न में से कौन है? चीन से सटे हुए जो राज्य थे, कौन से राज्य? तो हिंद चीन क्षेत्र वाले राज्य बाबू, हिंद चीन क्षेत्र के जो राज्य चीन से सटे हुए थे, उन राज्यों से खनिज संसाधन निम्न में से कौन है? कोयला और टीन एवं क्रोमियम, जस्ता एवं टंगस्टन, या फिर इनमें सभी? तो बाबू सही आंसर होगा इनमें सभी। ठीक है,
कोयला, टीन, क्रोमियम, जस्ता और टंगस्टन ये सभी ही चीन से सटे हुए राज्यों के प्रमुख खनिज संसाधन थे। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर में, पूरे उत्तर से, ठीक है, पूरे उत्तर से दक्षिण हिंद चीन में किस देश के द्वारा एक विशाल रेल नेटवर्क एवं सड़क का जाल सा बिछ गया? पूरे उत्तर से दक्षिण, आप सभी जानते हैं कि जो हिंद चीन क्षेत्र है हमारा वो बाबू पूरे उत्तर से दक्षिण, ठीक है, पूरे उत्तर से दक्षिण तक पूरा फैला हुआ है, ठीक है। तो बाबू बताना है कि उत्तर से दक्षिण तक हिंद चीन में किस देश के द्वारा एक विशाल, बहुत ही बड़े क्षेत्र में, बहुत ही बाबू एक तरीके से विशाल क्षेत्र में, विस्तृत क्षेत्र में रेल नेटवर्क एवं सड़क का जाल सा बिछ गया। रेलवे लाइन और सड़क पूरा का पूरा विस्तारित हो चुका था। किस देश के द्वारा? तो फ्रांस देश के द्वारा बाबू। फ्रांस देश व्यापार करने के लिए, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए, यहाँ पर बाबू शासन करने के लिए उन्होंने क्या किया था कि हिंद चीन क्षेत्र में रेलवे नेटवर्क और सड़क का एक जाल बिछा दिया था, बहुत ही ज्यादा प्रगति किया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। किसमें? तो बाबू तकनीकी के क्षेत्र में, और साथ ही साथ बाबू जो होता है ना यहाँ पर सुधार का जो क्षेत्र है उसमें, ठीक है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को इतिहास के तीसरे चैप्टर हिंद चीन क्षेत्र में राष्ट्रवाद से संबंधित टोटल 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुका है, और ये प्रश्न आप लोगों के तीसरे चैप्टर के केवल 3-4 पन्नों से ही संबंधित है, 3-4 पन्नों से ही आए हैं। अगर उसके आगे के प्रश्नों को भी आप लोग दोस्तों देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर से सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जल्द ही पार्ट 2 वाले वीडियो में बाबू आगे के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 70 से आगे के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको बताऊंगा। वीडियो को लाइक करना आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।